Good morning, friends. So, लास्ट क्लास में हमने फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक पार्ट डिस्कस किया था जिसमें हमने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की बात की थी लास्ट में। तो आज हम देखेंगे वो डिफरेंट टाइप की थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होती हैं, उनमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या फार्मूला इक्वेशंस हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ हम उनका डेरिवेशन डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए अगर आपको नीड है तो आप बता देना, आपको अलग से उनका हैंड आउट मिल जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ फ़ॉर्मूले की बात करेंगे क्योंकि वो ही इम्पोर्टेंट है। हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी फ़ॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है और क्या उसका आउटकम है। ठीक है? किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने डिस्कस किया था कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं या आप बोल सकते हो उसका स्टेट चेंज होता है, उसे हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोलते हैं। तो वहाँ हमने डिफरेंट टाइप की थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस की बात की थी जिसमें फर्स्ट आता है आपका क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस। क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस आप ये बोल सकते हो कि हमारी आइडियल प्रोसेस होती है। ठीक है, आइडियल प्रोसेस या फिर आप उसे रिवर्सिबल प्रोसेस भी बोल सकते हो। यहाँ पे ये टर्म्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए आपको, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, आइडियल प्रोसेस क्या होती है या फिर क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस जो हम बोलते हैं वो क्या होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। तो अगेन वही हमारा सिलेंडर एंड पिस्टन असेंबली लेंगे हम। तो ये पिस्टन हो गया, अंदर हमारी कोई गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझना, ऑब्वियसली जो गैस है, गैस कुछ प्रेशर लगाएगी इस पिस्टन के ऊपर मूव करने के लिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पिस्टन के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स रख दिए। डस्ट के पार्टिकल बोल सकते हो, छोटे छोटे कंकड़ बोल सकते हो, आप पत्थर रख दिए हमने। अब उससे क्या हो रहा है, इन पार्टिकल्स का अपना कोई वेट होगा, प्लस लिख सकते हो आप वेट ऑफ पार्टिकल्स, प्लस इस पिस्टन का अपना कुछ वेट होगा। तो ये दोनों कंबाइनली टोटल मिलाकर जो वेट लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, उतना ही फोर्स ये गैस लगा रही है। ठीक है, अगर ऐसा है, ठीक है, हमने बात की थी एक टर्म की इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, अगर आपको याद हो, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी भी सिस्टम में फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रेट है प्रोसेस का वो सेम होगा। इन सिंपल वर्ड्स हम बोले तो रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस। अब वहां कौन से रेट की बात हो रही है, कौन सी प्रोसेस की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं। हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल इक्विलिब्रियम की बात की थी। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब था कि अगर कोई सिस्टम ए है और कोई सिस्टम बी है, तो ए से बी की तरफ जितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, बी से ए की तरफ भी उतना ही हीट ट्रांसफर होगा। तो उसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। आप बोल सकते हो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी
एंड रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम बी टू ए विल बी सेम, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। सिमिलरली एक आता है आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब आ जाता है हमारा फोर्स से, ठीक है, कि जो टोटल फोर्स है, जितना भी टोटल फोर्स ए से बी की तरफ लग रहा है उतना ही टोटल फोर्स बी से ए की तरफ लगेगा, ठीक है, तो उसे हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, सपोज ए बी के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, बी ए के ऊपर 7 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, समझना, ए जो है बी के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और बी ए के ऊपर सिर्फ 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, एक ए जो फोर्स लगा रहा है वो ज्यादा है, तो इसीलिए जो दोनों सिस्टम है वो हमारे इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जो ए है, ए जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में ये दोनों सिस्टम मूव करेंगे। होता है ना कि आप रस्सी है, दो लोग पकड़ के खींच रहे हैं, तो जिसने ज्यादा ताकत से उस रस्सी को खींचा, दूसरा बंदा उस तरफ खींचा चला जाएगा, ठीक है। एक आदमी ये है, एक आदमी ये है, इन्होंने रस्सी पकड़ रखी है, इसने ज्यादा फोर्स लगाया, ये ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसने कम फोर्स लगाया अपनी तरफ खींचने के लिए, तो ये मजबूत आदमी है, ये ताकतवर है, तो ये आदमी और ये रस्सी दोनों इसकी तरफ चले जाएंगे, खींचे चले जाएंगे, है ना। तो सेम ए ने ज्यादा फोर्स लगाया, बी ने कम लगाया, तो ये दोनों हम पार्टिकल हमारे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, समझ रहे हो। सिमिलरली अगर बी का निफ लगाया हुआ फोर्स सपोज 17 न्यूटन है, ए 10 लगा रहा है, बी 17 लगा रहा है, तो उस केस में ये दोनों ऑब्जेक्ट हमारे इस डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है, ठीक है। बट अगर ये दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं 10-10 न्यूटन, तब कोई मूव नहीं करेगा, दोनों एक ही जगह खड़े रहेंगे, फोर्स लगा रहे हैं, करते रहो, ना ये आगे जाएगा ना वो इधर जाएगा, दोनों एक ही जगह रहेंगे अल्टीमेटली, तो इसी को हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो अब यहां पर क्या है, समझना, गैस कुछ फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ पिस्टन को उठाने के लिए, बट पिस्टन का जो वेट है और जो पार्टिकल्स हैं उनका जो टोटल वेट है वो भी कोई फोर्स होगा, उसे मैं लिख देता हूं वेट, टोटल फोर्स। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उस केस में पिस्टन मूव ही नहीं करेगा, वो अपनी जगह रहेगा। अगर गैस का फोर्स ज्यादा है तो ये ऊपर जाने लगेगा, पिस्टन का वेट ज्यादा है फोर्स, तो वो नीचे की तरफ गैस जाएगा, समझ रहे हो। आई होप ये आपको क्लियर है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के केस में पिस्टन मूव नहीं करेगा और गैस जो फोर्स लगा रही है और ये दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं वो इक्वल होंगे, ठीक। तो यहां आप बोल सकते हो टोटल फोर्स exerted by piston and particles equal to total force exerted by gas, ठीक है। at mechanical equilibrium। तो हमारे पास दो कंडीशन है, मैं एक बार इसे फिर से ड्रॉ कर देता हूं आप लोगों के लिए। इस केस में हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे हमने दो वेट रख दिए, बड़े बड़े भारी भारी,
ठीक है। अब यहाँ पे समझना, अगर मैं यहाँ से एक किसी, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया, ठीक है। तो सेकंड केस की बात करते हैं, केस 2। अगर यहाँ से मैं एक वेट को रिमूव कर रहा हूं तो क्या होगा? टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय पिस्टन एंड पार्टिकल्स यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। आपने एक वेट हटा दिया तो टोटल वेट जो है, टोटल फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। गैस का फोर्स तो उतना ही था, वो डिक्रीज नहीं हुआ। तो उस केस में क्या होगा? गैस इस पिस्टन को ऊपर धकेलेगी, पुश करेगी, और ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, बहुत तेजी से, बहुत तेज, है ना, फास्ट स्पीड से। तो उस केस में यहाँ पे जब ये पिस्टन तेजी से ऊपर जाएगा तो इधर क्या होगा? फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन मतलब घर्षण आप बोल सकते हो, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई अगर जमीन है, खुरदुरी जमीन, ठीक है, एग्जाम्पल आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक हमारी स्मूथ सरफेस है, या फ्लैट भी बोल सकते हो, फ्लैट सरफेस, और एक रफ सरफेस है, खुरदुरी। तो खुरदुरी सरफेस के ऊपर अगर आप किसी बॉक्स को रखने के बाद खींचोगे तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। क्यों? वजन तो उतना ही है बॉक्स का, पर खुरदुरी जमीन है इसलिए उस पर ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। बट अगर उसके ऊपर आप तेल डाल दो, ठीक है, या उसे स्मूथ कर दो, फ्लैट सरफेस हो, जैसे मार्बल की होती है, मार्बल का जमीन है, ठीक है, मान लिया, या टाइल्स है, वहां पे आपने कोई बॉक्स रखा और उसे खींच रहे हो, वजन बराबर है दोनों बॉक्स का, पर यहाँ पे आप ज्यादा आसानी से खींच पाओगे, यहाँ पे आपको मेहनत ज्यादा लगेगी खींचने के लिए, है ना, क्योंकि वहां फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, जो आपकी प्रोसेस है, जब वो पिस्टन बहुत तेजी से मूव कर रहा है तो पिस्टन और सिलेंडर की जो वॉल है उनके बीच में फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होने की वजह से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। तो इस टाइप की जो प्रोसेसेस होती हैं उन्हें हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। केस 2 में आप लिख सकते हो, पिस्टन विल मूव अपवर्ड्स रैपिडली। पिस्टन बहुत तेजी से ऊपर की तरफ मूव करेगा, रैपिडली मतलब बहुत फास्ट। सो ये हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। इस टाइप को की प्रोसेस को हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, या फिर आप नॉन आइडियल प्रोसेस भी बोल सकते हो, या फिर आप रियल प्रोसेसेस भी बोल सकते हो जहां पर फ्रिक्शन होता है। ठीक है। बट जो हमारा केस 1 है, ये वाला, जहां पे पिस्टन के साथ बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल, कंकड़ पत्थर रखे हैं हमने, बड़े भारी भारी वजन नहीं रखे, तो यहां से आप एक छोटे से डस्ट पार्टिकल को रिमूव करो, इस कंकड़ को रिमूव करो, क्या होगा? पार्टिकल्स और पिस्टन का जो टोटल फोर्स है वो कम हो जाएगा ऑब्वियसली, बट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में। मतलब पहले अगर 10 न्यूटन था तो अब 9.9 हो जाएगा, ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। तो गैस का फोर्स ज्यादा है तो ऑब्वियसली पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, बट स्लोली। फिर आप एक और छोटा पार्टिकल रिमूव करो, फिर से फोर्स कम हो जाएगा, पिस्टन फिर मूव करेगा, बहुत ही स्लोली, है ना। तो उस केस में यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उसका पता ही नहीं चलेगा कि भाई कोई फ्रिक्शन लग भी रहा है, तो उसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, जहां पे आपका कोई फ्रिक्शन नहीं होता। ठीक है। पिस्टन विल मूव अपवर्ड्स
slowly, very slowly। ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो उसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस, आइडियल प्रोसेस या फिर क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। तीनों इसमें क्या अंतर होता है नॉन आइडियल और आइडियल प्रोसेस में, या फिर आप रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोल सकते हो, या फिर आप आइडियल एंड रियल प्रोसेस बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, अलग अलग नाम है एक ही चीज के। ठीक है, आई होप ये आप सभी को क्लियर है। इसके बाद आता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। अब एक चीज का ध्यान रखना, अब जो हम प्रोसेसेस बात करेंगे, हम बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये सभी प्रोसेसेस हम बात करेंगे जो हमारा सिलेबस है उसमें आइडियल के लिए। आपके सिलेबस में नॉन आइडियल प्रोसेस नहीं है, मतलब फ्रिक्शनलेस प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को हम कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस भी बोलते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो अगर आपको याद हो आइडियल गैस लॉ था, फ्रॉम आइडियल गैस लॉ, PV इज इक्वल टू RT। ठीक है, मैं N नहीं ले रहा, तो उस केस अगर आप दो तरह से लिख सकते हो, PV इक्वल टू NRT या फिर PV इक्वल टू RT। PV इक्वल टू NRT हमारी हो गई आइडियल गैस लॉ, वेयर N इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये हमने डिस्कस किया था। और PV इक्वल टू RT हो जाएगा फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, तो आप देख सकते हो R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था, वो हमेशा फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन हमारी बन जाएगी PV इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर कोई सिस्टम है जो इनिशियली किसी स्टेट पर है, लेट्स से स्टेट 1, इनिशियल स्टेट, उस पर मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर पे कुछ एक्टिविटी की, लाइक सप्लाई किया, यहाँ से मुझे कुछ वर्क मिला। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये सिस्टम हमारा नई स्टेट पे आ जाएगा, स्टेट 2 पे, मतलब प्रॉपर्टी चेंज होंगी। पहले यहाँ प्रॉपर्टी ये थी, अब प्रॉपर्टी वो होंगी। इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट भी बोल सकते हो, स्टेट 1 से स्टेट 2 भी बोल सकते हो आप, जो आपका मन है। इनिशियल स्टेट या फिर फाइनल स्टेट, स्टेट 1 या स्टेट 2, जैसा आपका मन करे। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा ये इक्वेशन है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, है ना। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, P1 V1 इक्वल प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है फर्स्ट केस में इक्वल होगा प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है सेकंड स्टेट में। मतलब यहाँ पे अगर प्रेशर P1 था,
वॉल्यूम V1 था, इधर प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर T1 और यहाँ का टेम्परेचर T2 दोनों बराबर रहेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर है, चेंज ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे भी T1 है, यहाँ पे भी T1 है, या फिर आप बोल सकते हो T1 T2 आर सेम। तो ये अगर आप आइडियल गैस लॉ से देखो पीवी इक्वल टू क्या होता है, तो स्टेट 1 पे हो जाएगा P1 V1 इक्वल टू R टाइम्स ऑफ T1, स्टेट 2 पे क्या हो जाएगा, T2 V2 इक्वल टू R टाइम्स ऑफ T2। क्योंकि T1 और T2 इक्वल है, तो RT1 RT2 का प्रोडक्ट ये दोनों इक्वल रहेंगे, तो आप इसलिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लिख सकते हो, या फिर इसे ये भी लिख सकते हो इक्वल टू R इंटू टी, या फिर आप ये भी लिख सकते हो इक्वल टू R इंटू T2, सब एक ही बात है। ठीक है, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हमारा एक सिस्टम है, इनिशियल वो प्रेशर वॉल्यूम दिया है, आइसोथर्मल कंडीशन पे चेंज होके फाइनल प्रेशर P2 हो गया, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमें पता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है, इसमें वैल्यू रखो, फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो। आगे आई होप ये आपको क्लियर होगा। और यहाँ पे एक चीज और याद रखना, हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, मतलब डेल्टा यू का मतलब हो गया U2 माइनस U1, ये वैल्यू 0 होगी, यानी कि आप लिख सकते हो U2 इक्वल टू U1 होता है, इंटरनल एनर्जी सेम रहती है। ठीक है, हमारा कोई सिस्टम है, मैंने हीट सप्लाई किया, वर्क मिला, तो यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो 0 रहेगा। ठीक है, मतलब अगर मैंने 100 जूल हीट दी है, तो मुझे वर्क भी 100 जूल ही मिलेगा, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है। तो उस केस में जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या बन जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि ये था Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू, वो बन जाएगा Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0, या फिर आप लिख सकते हो Q इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, और यहाँ पे W की वैल्यू क्या होती है? Q और W बराबर। ठीक है, ये डेरिवेशन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग याद रखना। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए W की वैल्यू होती है P1 V1 ln ऑफ V2, या फिर आप ये भी लिख सकते हो P1 V1 ln ऑफ P1 अपॉन P2। ठीक है, क्यों? बिकॉज हमारा पता है हमें P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है, तो यहां से अगर आप P2 को इस साइड और V2 V1 को उस साइड ले जाओगे, तो वो P2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इधर V1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो V2 अपॉन V1 की वैल्यू P1 अपॉन P2 के इक्वल होती है, तो V2 अपॉन V1 की जगह में P1 अपॉन P2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये हो गया नेचुरल लॉग ln। लॉग आई होप आपको क्लियर पता होगा मैथ में लॉग क्या होता है, तो एग्जाम में लॉग की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, log 2 log 3 log 5 वैल्यूज गिवन होती हैं।
तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारा कोई गैस है, इनिशियली 1 एटीएम प्रेशर पर है, 1 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है, उसे मैंने आइसोथर्मली कंप्रेस किया और प्रेशर 3 एटीएम हो गया, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? ठीक है? तो यहाँ आप देख सकते हो प्रेशर को मैंने 1 एटीएम से 3 एटीएम कर दिया, तो वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब से क्या हो जाएगा? तो समझना प्रेशर इंक्रीज़ मतलब वॉल्यूम डिक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है? प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होना चाहिए, यहाँ पे आप वैल्यू रख लो। P1 की वैल्यू 1 हो गई, V1 की 1 हो गई, P2 की वैल्यू 3 हो गई, V2 की वैल्यू पता नहीं, तो यहाँ से V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/3 मीटर क्यूब। वॉल्यूम घट जाएगा और वो 1/3 हो जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है? तो ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। यहाँ पे ये चीज़ें हमेशा याद रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो डायरेक्ट पूछी जाती हैं। इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो 0 होता है, हीट और वर्क इक्वल होते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एंड P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्क डन कितना होगा कैलकुलेट करो, तो वो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद हम दूसरी प्रोसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफ़ी है गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।